Hello students, so today we will be discussing demand side management, a very important topic in energy management. So now let us discuss what is this demand side management. तो डिमांड साइड मैनेजमेंट बेसिकली एक मेजर है एनर्जी को मैनेज करने का. ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट का ही एक तरीका है डिमांड साइड मैनेजमेंट. तो डिमांड साइड मैनेजमेंट में एनर्जी मैनेजमेंट को कैसे अचीव किया जाता है? बेसिकली इसमें कंज्यूमर की डिमांड को कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, मतलब कि एनर्जी की कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी की को मैनेज करने के लिए, उसको एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए जो कंज्यूमर है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, उसकी कितनी डिमांड है डेली, उसको हम मैनेज करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उन मेजर्स को अडॉप्ट किया जाता है. इट इज़ डिफाइंड एज द सिलेक्शन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स. वो मेजर्स सेलेक्ट किए जाते हैं और उन मेजर्स को प्लान और इम्प्लीमेंट किया जाता है जिन मेजर्स से कंज्यूमर की डिमांड पे सीधा असर पड़ रहा है. तो इट इज़ द सिलेक्शन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज मेजर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो अब हम स्टडी करते हैं इसके बेनिफिट्स. तो फर्स्ट बेनिफिट है इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव. सो लेट्स सी हाउ इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव. तो अब हम जानते हैं कि एनर्जी जो डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड की ग्रेजुअली विद टाइम इंक्रीज़ कर रही है. तो उस एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू मीट दोज डिमांड वी हैव टू जनरेट न्यू पावर प्लांट्स. न्यू पावर प्लांट्स हमें फॉर्म करने पड़ेंगे जो कि इंक्रीजिंग डिमांड को मीट कर पाए. बट हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम वैसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें. ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो कि उस एनर्जी डिमांड को ही कम करे. ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी. दूसरी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूसेस डिमांड, जो कि डिमांड को रिड्यूस कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कॉमन सा एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आजकल जैसे कि अब बल्ब्स, पहले आपके फ्लोरोसेंट, इनकैंडिसेंट जो बल्ब्स थे पहले, नाउ दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय योर एलईडीज़ से रिप्लेस कर चुके हैं हम. तो अब क्या था, अगर हम इनकैंडिसेंट बल्ब्स को ही यूज़ करते रहते तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन थी इंडिया की वो बहुत हाई होती और उसको मीट करने के लिए हमें न्यू पावर प्लांट्स या न्यू जनरेटिंग स्टेशंस फॉर्म करने पड़ते, उसमें हमें कॉस्ट लगती. दूसरा ऑप्शन था कि इंडिया ने डिसाइड किया टू इन्वेस्ट इन एलईडीज़. ऑब्वियसली अब वो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, वहाँ पे भी पैसे लगेंगे. बट इन्वेस्टमेंट इन एलईडीज़ इज़ बेटर देन टू जनरेट न्यू पावर प्लांट्स. ठीक है, तो ये हम डिमांड साइड मैनेजमेंट है कि हम कंज्यूमर की डिमांड को ही कम कर दे रहे हैं. उसको पूरा करने के बजाय हम उसकी डिमांड को ही कम कर दे रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करके. तो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में क्या किफ़ायती है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट करें जो कि डिमांड को कम कर रही है, देन इन्वेस्टमेंट इन न्यू पावर प्लांट्स टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड. ठीक है, ईदर कि हम नए पावर प्लांट्स फॉर्म करें, उससे बेटर है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो कि उस डिमांड को ही इंक्रीज़ ना होने दें. तो फर्स्ट बेनिफिट इज़ दिस. नाउ अदर बेनिफिट्स आर, फर्स्ट इज सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. तो अब हमने देख लिया कि जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है वो एनर्जी की कंजम्पशन को ही रिड्यूस कर देता है. तो उसकी वजह से अब एनर्जी जो जनरेट करने की नीड है वो भी कम होगी. पावर हाउसेज से हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे जो फ्यूल की कंजम्पशन है जो एनर्जी को जनरेट करने के लिए लगती है तो वो भी कम होगी फ्यूल की कंजम्पशन. देयरफॉर लेस कार्बन एमिशंस होगा. ठीक है, कम हमें फ्यूल जलाना पड़ेगा क्योंकि हमें कम एनर्जी चाहिए. तो इट बेनिफिट्स द सोसाइटी एज इट लीड्स टू लेस कार्बन एमिशन. कम कार्बन हम एमिट करेंगे, लेस पॉल्यूशन कम होगा और एनवायरमेंटल थ्रेट्स जो हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे. नेक्स्ट है बेनिफिट टू कंज्यूमर. तो अब क्योंकि एनर्जी डिमांड हम कम कर चुके हैं, ऐसी टेक्निक्स का यूज़ कर चुके हैं, तो उसकी वजह से अब जो बिल्स हैं, एनर्जी बिल्स, वो भी कम हो जाएंगे. तो इट लीड्स टू रिड्यूस्ड एनर्जी बिल्स. ऑल्सो जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो भी न्यू आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एलईडी बल्ब्स और एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स, उनकी लाइफ भी लॉन्गर होती है.
ठीक है, लाइफ लॉन्गर होती है और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, तो इन अ वे वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ते हैं आपके कंज्यूमर को। तो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स। नाउ बैरियर्स, तो कौन कौन से बैरियर्स हैं इसके लिए? फर्स्ट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है या रिसर्च आपके एक कंट्री में उतनी नहीं है एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। सेकंड है फाइनेंशियल बैरियर्स, इधर आपके कंट्री के पास उतने फाइनेंसेस नहीं है कि आप उन्हें टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड थर्ड है इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्लीमेंट डीएसएम प्रोग्राम्स, कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रांग फॉर्म नहीं हुई हैं जो कि डीएसएम प्रोग्राम्स को फॉर्म कर सकें। तो 3 मेन बैरियर्स आपके ये हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि डिमांड साइड मैनेजमेंट को अचीव करने के क्या क्या मेजर्स हैं। तो सबसे पहला है आपका लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम। लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है आपका लोड शिफ्टिंग प्रोग्राम। तो लोड शिफ्टिंग प्रोग्राम क्या है वो हम स्टडी करेंगे। इसको आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आगे भी बहुत जगह पे यूज़ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं लोड कर्व्स। तो लोड शेप कर्व्स क्या होते हैं? हम इंडस्ट्रियल लोड का देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे एनर्जी डिमांड को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस पे टाइम को। तो एक दिन में 24 आवर्स का हमने ये एक पैटर्न ड्रॉ करना है कि क्या लोड का कर्व रहता है। तो आप देखिए कि इंडस्ट्रियल लोड है ये, तो इंडस्ट्रियल लोड में मॉर्निंग आवर्स मतलब नाइट 12 AM टू मॉर्निंग 9 AM में बहुत कम लोड इसमें रहेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लोड है। और जो वर्किंग आवर्स हैं आपके 9 to 5, इसमें आपका मैक्सिमम लोड जाएगा एंड ग्रेजुअली वो फिर रात तक आपका डिक्रीज़ होगा। तो आपके जो लोड कर्व है वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डोमेस्टिक का बनाएं तो उसका कुछ अलग शेप बनेगी। आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा आएगा, मॉर्निंग आवर्स और नाइट के आवर्स में ज़्यादा लोड आएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं जो मैक्सिमम एनर्जी है, सपोज़ यहाँ x किलोवाट आवर है, राइट। तो अब जो पावर प्लांट हमें जनरेट करना है या हमें इस टाइम पे जितनी जनरेशन चाहिए वो x किलोवाट आवर को मीट करनी चाहिए, तो आपको उतनी ही जनरेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, x किलोवाट आवर आपको जनरेट करना पड़ेगा। बट अगर हम कुछ ऐसे मेजर्स यूज़ करें कि हम जो एनर्जी डिमांड यहाँ पे मैक्सिमम है उसको हम शिफ्ट करने की कोशिश करें कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, मतलब हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हम ऐसे इंसेंटिव्स दें कि वो अपना जो मशीनरी या वर्किंग आवर्स है वो 9 to 5 वैसे थे, तो उसके अलावा वो मॉर्निंग और इवनिंग में भी अपने लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे अगर। ठीक है, कुछ लोड्स वो बाकी के आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो जो आपका लोड कर्व बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा आप देख सकते हैं। तो वो अब आपका थोड़ा बैलेंस्ड हो जाएगा, इस तरह का बनेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम यहाँ पे था हम कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दिए कि कंपनी ने अपने लोड्स को बाकी आवर्स में शिफ्ट कर दिया। तो पीक आवर्स में जो डिमांड थी, ठीक है, अब वो रिड्यूस हो गई बिकॉज आपने ऐसे इंसेंटिव दिए कि दैट लोड गेट्स ट्रांसफर्ड टू नॉन पीक आवर्स। ठीक है, जो पीक आवर्स हैं वो होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम डिमांड होती है। तो अब हम कैसे लोड को शिफ्ट कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं टैरिफ से। ठीक है, टैरिफ यूटिलाइज करके कैसे किया जा सकता है? तो टैरिफ बेसिकली क्या है? जो रेट है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपको कंज्यूमर को पे करना पड़ता है यूटिलिटी को। ठीक है, तो पर यूनिट आवर की कॉस्ट होती है। ठीक है, तो पर किलोवाट आवर की कॉस्ट होगी। अब अगर मान लो टाइम के अकॉर्डिंग टैरिफ रेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ले, जैसे कि मॉर्निंग आवर्स में सपोज़ गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि जो टैरिफ होगा वो कम पड़ेगा और इवनिंग आवर्स में भी टैरिफ कम पड़ेगा, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर इस तरह की अगर आपकी स्कीम चलाई जाए तो कंपनी इनकरेज होगी कि वो अपने लोड को दूसरे आवर्स में भी ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएगी। तो उससे जो आपका लोड पैटर्न है वो ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप मैक्सिमम डिमांड कितनी है इसकी, सपोज़ वाई किलोवाट आवर है। इस केस में जब वो कुछ ही घंटों में आपकी
एनर्जी डिमांड ज़्यादा थी तो x किलोवाट आवर थी, अब वो रिड्यूस होकर y किलोवाट आवर आ गई, तो आपकी जनरेशन भी आपको करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे x किलोवाट आवर था, सपोज़ ये 1000 था, या कोई भी आप टर्म ले लीजिए, x ही ले लीजिए, तो अब पावर हाउस आपको x किलोवाट आवर को सेटिस्फाई करने के लिए उतना ज़्यादा आपको जनरेशन चाहिए होगी। इस केस में आपको कम जनरेशन चाहिए होगी, तो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आपको चाहिए अगर हम लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो लोड शिफ्टिंग प्रोग्राम्स अगर हम कर दें, किस की हेल्प से किया, बाय टाइम ऑफ यूज़ ऑफ रेट्स, ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिसिटी रेट्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ पीक आवर्स। पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ा दो और नॉन पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी का रेट घटा दो, तो उससे पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो इसमें आप आगे क्या लिखेंगे, दैट लोड शिफ्टिंग प्रोग्राम में रिड्यूसिंग लोड्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ पीक डिमांड आवर्स। पीक डिमांड आवर्स में लोड रिड्यूस कर दिया, कैसे रिड्यूस किया, उसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग देम टू नॉन पीक आवर्स, नॉन पीक आवर्स में शिफ्ट कर दिया। और किसकी हेल्प से शिफ्ट किया, यूजिंग टाइम ऑफ यूज टैरिफ रेट्स। टाइम ऑफ यूज टैरिफ रेट्स क्या है, चार्जिंग मोर इन पीक डिमांड आवर्स। सेकेंड इज कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। अब कंजर्वेशन में अब इलेक्ट्रिसिटी की बचत करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वन इज इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज। सेकेंड इज इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी दैट कंज्यूम लेस एनर्जी, ठीक है, वैसी टेक्नोलॉजी को लाया जाए जो कम इलेक्ट्रिसिटी की खपत करती है। एंड लास्ट वन इज स्ट्रिक्ट चेक ऑन एनर्जी वेस्टेज। अगर कहीं पे भी एनर्जी वेस्टेज हो रही है तो स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडीज़ होनी चाहिए जो डिटेक्ट कर सके कि इस इंस्टीट्यूट में, इस इंडस्ट्री में एनर्जी की अननेसेसरी वेस्टेज हो रही है और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक पनिशमेंट्स होनी चाहिए। नाउ हेयर वी हैव द 10 स्टेप मेथोडोलॉजी। 10 स्टेप्स हैं जो किसी भी DSM प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में किए जाते हैं। हर एक स्टेप को हम बारी बारी देखते हैं हम। सो फर्स्ट स्टेप जो 10 स्टेप्स में थे उनमें सबसे पहला स्टेप है डेवलप एंड यूज़ डिमांड फॉरकास्टिंग। एंड यूज़ मीन्स कंज्यूमर एंड, तो कंज्यूमर एंड में कितनी डिमांड फ्यूचर में हो सकती है उसका फोरकास्ट, ठीक है, मतलब एक तरह से उसको असेस करना फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितनी डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है, वो एक्सरसाइज की जाती है। तो डिमांड फोरकास्टिंग should be carried out by every electricity generating company to assess its future equipment requirement। फ्यूचर में कितना डिमांड इंक्रीज़ हो सकता है उसकी स्टडी की जाती है और उसके अकॉर्डिंग हर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी ये एस्टीमेट लगाती है कि फ्यूचर में उसको कितनी अपनी और इक्विपमेंट इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, कितनी जनरेटिंग कैपेसिटी और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। डिमांड फोरकास्टिंग करने के बाद DSM प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। DSM प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड आफ्टर डिमांड फोरकास्टिंग। सो सेकेंड स्टेप है लोड सर्वे करना, ठीक है, लोड सर्वे करना जिससे हम लोड कर्व्स बना सकें और मार्केट में बैरियर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो लोड कर्व्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, कि कैसे एक दिन में हमारी एनर्जी की वेरिएशन हो रही है जो कि हर एक सेक्टर के लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल के लिए ऐसा हो सकता है, कमर्शियल के लिए कुछ और हो सकता है, रेजिडेंशियल के लिए कुछ और हो सकता है। तो लोड सर्वे किया जाता है टू फाइंड लोड कर्व्स फॉर ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर में किस तरह से एनर्जी कंजम्पशन का पैटर्न है, रेजिडेंशियल का कैसा है, कमर्शियल का कैसा है, इंडस्ट्रियल का कैसा है, ठीक है। हर एक एरिया वाइज किया जाता है, ये हर एक रीजन वाइज डिफरेंट होगा। ये जो लोड यूज़ पैटर्न दिल्ली में है वो हिमाचल में नहीं होगा, तो उस तरह से हर एक एरिया वाइज लोड यूज़ सर्वे और उसकी मैक्सिमम पीक कितनी डिमांड जाती है वो सब एनालाइज किया जाता है। कस्टमर सर्वे किया जाता है और बिल एनालाइज किया जाता है। कस्टमर से पूछताछ की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या बैरियर्स हैं, क्यों वो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है लैक ऑफ अवेयरनेस हो, उनको पता ही नहीं हो कि ऐसी टेक्नोलॉजी है और इतना उससे उनको बेनिफिट हो सकता है, या फिर हो सकता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो, उनके पास इतनी फाइनेंसेस ना हो। तो वो सब एनालिसिस किया जाता है इसमें कि क्यों कंज्यूमर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहा है, और साथ में लोड के पैटर्न्स हर एक एरिया वाइज और सेक्टर वाइज को अलग अलग किया जाता है जिससे आपको मैक्सिमम डिमांड का पता चले और साथ में पीक आवर्स का भी पता चले। तो अब हमने सर्वे कर लिया डिफरेंट लोड शेप्स का डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। अब हमें डिफ़ाइन करना है लोड शेप ऑब्जेक्टिव्स, कि आप अब उस लोड शेप को कैसा आपका एम है कि किस तरह से आप बनाना चाहते हो। तो हमने डिस्कस किया कि हम चाहते हैं कि लोड अगर शेप जिस भी तरह से है तो पीक डिमांड उसकी कम होनी चाहिए, हमें
किस तरह का लोड पैटर्न डिज़ायरेबल होता है, जो ज़्यादा बैलेंस्ड होता है, ठीक है। ये अनडिज़ायरेबल है जिसमें कुछ टाइम के लिए ज़्यादा है, क्योंकि कैपेसिटी तो जनरेटिंग प्लांट की आपको उसी के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको इस तरह का लोड शेप आपको अचीव करना है, और नॉट ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट, तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, बट आपको इस तरह का लोड शेप डिज़ाइन करना है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम डिमांड में ज़्यादा फ़र्क ना हो, जो कि बैलेंस्ड सा हो। तो अब किस तरह से हम उसको अचीव कर सकते हैं, उसकी टेक्निक्स हैं। तो फर्स्ट है पीक क्लिपिंग। पीक क्लिपिंग का मतलब है कि सपोज़ अगर लोड कर्व आपका इस तरह का है, आप देख सकते हैं कुछ टाइम के लिए मैक्सिमम आपकी डिमांड है, पर तो आपको जनरेटिंग तो उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। पीक क्लिपिंग में क्या है, हम अपनी पीक डिमांड को ही कर्टेल कर देंगे, ठीक है। तो पीक क्लिपिंग मैक्सिमम डिमांड को कम कर दिया। अब कैसे कर सकते हैं, ईदर थ्रू यूटिलिटीज़ डायरेक्ट कंट्रोल ऑन इक्विपमेंट, ठीक है। या तो जो कंपनी है, जनरेटिंग कंपनी या गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली आपके इक्विपमेंट को कंट्रोल कर रही है, फॉर एग्जांपल शट डाउन लगा दे रही है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कंप्लीट। और या तो टैरिफ क्लॉजेज ऐसे लगा दे रही है कि बहुत हाई रेट कर दे रही है ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स, तो उस टाइम में आप एनकरेज हो जा रहे हो अपने लोड्स को ऑफ रखने के लिए। तो किसी भी तरीके से इधर डायरेक्ट कंट्रोल की वो डायरेक्टली आपके इक्विपमेंट्स को ऑफ कर दे रही है, और थ्रू टैरिफ पीक को क्लिप किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैली फिलिंग। वैली फिलिंग है कि अब अगर जो भी इंक्रीज़ हो रहा है लोड, उसको हम कहाँ पे शिफ्ट यूज़ करेंगे। कोई भी अगर मान लो लोड बढ़ रहा है, उसको एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने जो नॉन पीक आवर्स हैं उसमें उनको ऑपरेट किया जाए। तो अगेन यूटिलिटी की इंटरफेरेंस, यूटिलिटी मीन्स जो आपकी कंपनी है या गवर्नमेंट है उसकी इंटरफेरेंस से इसको एनकरेज किया जा सकता है कि जो अगर लोड इंक्रीज़ कर रहा है उसको ऑफ पीक आवर्स में शिफ्ट करवाया जाए। नेक्स्ट है लोड शिफ्टिंग। लोड शिफ्टिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अगर आपका लोड पैटर्न कुछ इस तरह का है, तो मैक्सिमम जो ये लोड पीक आवर्स का कुछ लोड नॉन पीक आवर्स में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। अगेन इसको हम टैरिफ क्लॉजेस से कर सकते हैं, टाइम ऑफ यूज़ ऑफ रेट से, कि नॉन पीक आवर्स में आप रेट्स कम कर दो एंड पीक आवर्स में ज़्यादा कर दो, तो उससे लोड शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये 3 हमने स्टडी कर लिए। पीक क्लिपिंग, उसमें डायरेक्ट डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, उसमें शिफ्टिंग इन्वॉल्व नहीं है। वैली फिलिंग, कोई भी अगर लोड इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको नॉन पीक आवर्स में शिफ्ट किया जा रहा है। एंड लोड शिफ्टिंग मीन्स मैक्सिमम पीक आवर्स में जो लोड हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम नॉन पीक आवर्स में यूज़ कर रहे हैं। इसको ऐसे मेजर्स हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। And last one of the load shape objectives is strategic conservation. Strategic conservation में सपोज अगर इस तरह का लोड कर्व है, तो वो पूरा का पूरा हर एक टाइम पे ही उसको रिड्यूस करके इस तरह का बनेगा। तो डिक्रीज इन लोड इक्वली ड्यूरिंग ऑल आवर्स ऑफ द डे, सभी पूरे दिन में रिड्यूस आपका लोड हो जाएगा। तो इट इज़ थ्रू डिक्रीज इन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अगर सेल ही कम कर दी जाए, तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उससे स्ट्रेटेजिक कंजर्वेशन को अचीव कर दिया जाता है। Now the fourth step is identify target sectors. तो अब हमें DSM तो अप्लाई करना है, तो किन किन सेक्टर्स में करना है वो हमें चूज़ करना है। तो चूज़ सेक्टर्स दैट अकाउंट फॉर लार्जेस्ट पावर कंजम्पशन एंड पीक लोड्स। हमें उन सेक्टर्स को टारगेट करना है जो जिनकी वजह से पीक लोड होता है और जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल लोड्स और कमर्शियल लोड्स, और फॉर एग्जांपल लाइटिंग था जिसकी वजह से LEDs को लाया गया, ठीक है। तो वो भी एक DSM स्टेप ही था। रिप्लेसमेंट ऑफ योर फ्लोरोसेंट बल्ब्स को LEDs से रिप्लेस किया गया। तो वो सेक्टर आइडेंटिफाई किया गया कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट DSM मेजर्स दैट हैव द लार्जेस्ट इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज़। अब एक बार सेक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद आपको मेजर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं, और उन मेजर्स को सेलेक्ट करना है जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आफ्टर दैट फिफ्थ स्टेप इज़ आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। उन आपको मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोर्सेज फाइनेंसेस भी चाहिए, तो कहाँ से आपको फाइनेंसिंग मिल सकती है। फर्स्ट इज़ एनर्जी सर्विस कंपनीज, जो एनर्जी कंपनीज हैं उनसे। सेकेंड इज़ सेल्फ फाइनेंसिंग मीन्स जो आपकी गवर्नमेंट है खुद से अपने टैक्सेस से जो भी इनकम है उनसे फाइनेंसेस जनरेट करें। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट इक्विटी, एंड लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल एजेंसीज। सो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट इज़ रिव्यू कॉस्ट शेयरिंग एंड वायबिलिटी ऑप्शंस। अब जो भी आपकी कॉस्ट पड़ेगी उस DSM को इम्प्लीमेंट करने के लिए,
उसको हम इस तरह से शेयर करेंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट के को भी फाइनेंस करना पड़ेगा, साथ में जो कंपनी है उसको भी फाइनेंस करना पड़ेगा, और साथ में कंज्यूमर भी उसके लिए पे करेगा। तो इस तरह से कॉस्ट शेयरिंग हो इन तीनों में कि सबके लिए सक्सेसफुल ऑपरेशन करना पॉसिबल हो जाए। वायबिलिटी का मतलब है टू बी एबल टू वर्क सक्सेसफुली। तो कॉस्ट शेयरिंग जो आपके हर एक पार्टनर है, कंज्यूमर, गवर्नमेंट और जो कंपनी है, उनमें बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोग्राम सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। आफ्टर दैट अब प्लानर्स जो है वो प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे, और कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट कैन हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द सेलेक्टेड सेक्टर। जो हमने सेक्टर पिछले स्टेप में डिसाइड किया था उसको वो मैक्सिमम इम्पैक्ट करें। आफ्टर दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब क्या कॉस्ट और क्या बेनिफिट उससे होगा वो हर एक पार्टनर का स्टडी किया जाता है, कंज्यूमर का भी, कंपनी का भी और गवर्नमेंट का भी। ठीक है, कि क्या आपके उससे कितनी आपकी एनर्जी सेविंग होगी, कितने टाइम में आपको रिटर्न्स मिलेंगे, वो सब। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स, कि DSM से कितना आपका एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है, इकोनॉमी कितनी आपकी मजबूत हो रही है, इन सब को स्टडी किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप इज़ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब इम्प्लीमेंटेशन करना है तो फर्स्ट इज़ स्टाफिंग प्लान, स्टाफिंग। तो अब जो भी आपको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए हर एक टाइप ऑफ जॉब के लिए आपकी स्टाफ होना चाहिए फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए अलग मार्केटिंग हेड अलग होगा, HR अलग होगा, देन योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग अलग होगा। तो हर एक टाइप के विंग को और जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरा स्टाफिंग प्लान एक बनाया जाता है। सेकेंड इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर्स। अब जो भी जिस भी कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे उसके लिए सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट मार्केटिंग और प्रमोशन प्लान। अब जो भी आपकी DSM स्ट्रैटेजी है उसको प्रमोट करने का प्लान। आफ्टर दैट शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़, उस DSM के अंडर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसका प्रॉपर एक शेड्यूल और ईयरली टारगेट्स के साथ। आफ्टर दैट वी हैव योर बजट प्लान। So this is your DSM. I hope you have understood it. Thank you. Thank you. Do like, share and subscribe my channel if you like the content.